बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको एक मरतबा फिर ईद की बहुत खुशियाँ मुबारक हों। ईद की हमारी खुसूसी नशरियात कैपिटल टीवी की जारी है, जिसमें हम आपके लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम्स लेके आ रहे हैं। कभी आपकी मुलाकात किसी शख्सियत से करवाते हैं जिसका ताल्लुक़ या सियासत से है या किसी ऐसे शोबे से है जिसमें आप उनको अक्सर तो देखते हैं, लेकिन वो ईद किस तरह सेलिब्रेट करते हैं हमने ये तो आपको दिखाया। लेकिन साथ ही साथ हम आपकी मुलाकात कुछ ऐसी शख्सियात से भी कराते हैं जो मुख्तलिफ महकमों को रिप्रजेंट कर रही हैं, यानी कि हम उन महकमों में जाते हैं और जाके आपको मुलाकात करवाते हैं उनकी कोशिशों और काविशों से जो वो जारी रखे हुए हैं उन दिनों में भी जिन दिनों में आप और मैं घर बैठ के जो है वो ईद की खुशियां मना रहे होते हैं। लेकिन आज हम भी निकले और निकल के हम पहुंचे रेस्क्यू 1112 के ऑफिस। और रेस्क्यू 1112 के बारे में मेरे से ज़्यादा आप लोग ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि ये हमारे लिए कितने मददगार हैं, ये हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं, और इनकी मदद से और इनकी पूरी की गई तमाम ज़रूरियात जो हमारे लिए वो करते हैं, आज आप, मैं और बहुत सारे लोग यहाँ पर ज़िंदा भी हैं और सांस भी ले रहे हैं। जिस किसी को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कभी भी रेस्क्यू से वास्ता, बिल वास्ता या बिला वास्ता पड़ा है, वो ये जानता है कि ये कितने मुस्तैद हैं और कितनी जाफशानी से अपना काम जारी रखे हुए हैं। ईद के दिन में भी वो अपना काम जारी रखे हुए हैं। आज मुलाकात सबसे पहले हम करेंगे इस महकमे के, इस डिपार्टमेंट के हेड से, फाउंडर से, डीजी से, डॉक्टर रिजवान नसीर साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। आपको ईद मुबारक। थैंक यू जी, आपको भी और सब लोगों को भी रेस्क्यू 1112 की तरफ से ईद मुबारक। अगर कोई भी इमरजेंसी हो तो हमें फ़ौरन डायल करें, लेकिन एहतियात से चलाएं और कोई ऐसा रिस्क ना लें ताकि इस ईद पे कोई इमरजेंसी ना हो। और ख़ास तौर पे एक और चीज़, ये ईद चूँकि खाना बहुत खाते हैं लोग, तो अक्सर उसके बाद हार्ट बर्न शुरू हो जाता है, जैसे को हार्ट अटैक हो रहा है, तो उतना ही खाना खाएं जितना हजम कर सकते हैं। तो इसलिए ख़ास तौर पे जो है ना वो एहतियात रखें। तो ये बताइए सर कि अब ईद का ज़ाहिर त्यौहार सबके लिए ईद ही होती है, आपकी टीम भी है उसके लिए भी ईद है, तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपका स्टाफ फील्ड में मौजूद होता है और ईद पे भी हादसा जो है वो होते रहते हैं अनफॉर्चुनेटली। आई मीन व्हाट इज़ दैट वन रीज़न जिसकी वजह से लोग एक्टिव और चार्ज रहते हैं, और आप भी आज यहाँ पर मौजूद हैं, हम भी इसलिए आ गए आपके पास। देखिए, आज अगर आप, जब 1112 नंबर नहीं था तो उससे पहले सोचें कौन सा ऐसा नंबर था जहाँ पे आप डायल कर सकते हैं, कौन सी ऐसी रेस्क्यू सर्विसेज थी जो कि ट्रेंड थी आपकी मदद करने के लिए। कोई ऐसा निज़ाम नहीं था। चंद फलाई इदारे थे, जब वो उसके बाद किसी का इंतकाल हो जाता था तो उसके लिए आ जाते थे, उसकी डेड बॉडी को शिफ्ट करने, या मरीज़ डिस्चार्ज हुआ है तो उस वक्त ले जाने के लिए। लेकिन उनमें कोई तरबियत याफ्ता अमला एक जिस तरह एक इमरजेंसी सर्विस के अंदर होता है वो नहीं था। आलात जो चीज़ें बचाने वाली हैं वो नहीं होती थी। तो आज अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमारे मुल्क में एक रेस्क्यू 1112 का निज़ाम पंजाब से बना, जो कि आज खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान में बना, अभी बलूचिस्तान और सिंध में भी उसकी बन रहा है, ताकि हर शहरी को ये एहसास तहफ़्फ़ुज़ हो कि चाहे दिन हो, चाहे रात, आंधी हो, चाहे तूफ़ान, ज़लज़ला हो, चाहे आग, जब सब लोग ये ईद की खुशियाँ मना रहे हैं उस वक़्त भी एक रेस्क्यू सर्विस जो कि ट्रेंड है उनकी मदद के लिए हर वक्त मौजूद है। और तो ये एक निज़ाम बनाना बड़ा ज़रूरी था। और जब हमने इस चीज़ की बात की तो हर कोई ये कहता था, डॉक्टर साहब ये अमेरिका या यूरोप नहीं है, ये पाकिस्तान है, यहाँ पे ऐसी सर्विस यार बड़ी ऐसी बातें होती थी कि जी पाकिस्तान में कहाँ चलेंगे, फायर ब्रिगेड से बड़ा लोग रिलेट करते थे कि तो जी आज हमने, आप अंदाज़ा करें कि 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को रेस्क्यू किया है। अच्छा। और आज ये पंजाब में सिर्फ अभी मैं बता रहा हूँ, और हमने औसत रिस्पॉन्स टाइम अपना 7 से 10 मिनट बरकरार रखा है, जो कि एक, मैं समझता हूँ, एक अचीवमेंट है। और ना सिर्फ ये, जब ट्रैफिक में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया तो हमने मोटर बाइक रेस्क्यू सर्विस शुरू की, और मोटर बाइक रेस्क्यू ये तो भी रिसेंटली कुछ साल हुए हैं, 2017 में शुरू की। तो अभी तक आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि हमने 10 लाख लोगों को रेस्क्यू किया है मोटर बाइक रेस्क्यू सर्विस के साथ। अपना औसत रिस्पॉन्स टाइम 4 मिनट का बरकरार रखा है, जो कि इंटरनेशनली भी एक अचीवमेंट है। इसी तरह फायर की आपने बात की, हर कोई ये कहता था जी फायर सर्विस वही बल्दिया की पुरानी सर्विस थी, ना प्रॉपर उनके पास फायर टर्न आउट गियर होता था, ना ब्रीदिंग अपरेटस होता था जो पहन के आप अंदर एंट्री करते हैं। बाहर से लोग पानी मार रहे थे तो जो आग तक पहुंचता ही नहीं था। तो बागबानी में और फायर फाइटिंग में बड़ा फर्क था। अच्छा, एक चीज़, तो फायर फाइटिंग हमने सर्विस शुरू की। छोटी सी चीज़ इसी में मैं ऐड चाहूँगा, फिर आप इसी को कंटिन्यू करें। जितनी फोर्सेस हैं उन फोर्सेस में अप एंड डाउन तो हम देखते रहते हैं, उनकी विजिलेंस में जो आप ये बात करें शायद इसी की कंटिन्यूटी है कि रेस्क्यू 1112 की विजिलेंस और एक यूनिट के तौर पे रहना विदाउट एनी डिस्प्यूट, व्हाट इज़ द वन रीज़न बिहाइंड दैट? इसी में काइंडली ऐड कीजिएगा जो आप बता रहे थे। मैं फायर सर्विस का सिर्फ तो अपने अब तक 1,92,000 से ज़्यादा फायर इंसिडेंट्स पे रिस्पॉन्ड किया, अपना सिर्फ रिस्पॉन्स टाइम इम्प्रूव करके, और पेशा वराना फायर फाइटिंग की बदौलत अब तक हम 550 अरब से ज़्यादा के नुकसान बचा चुके हैं। अच्छा। अब ये आपने जो बात की, ये सारा पॉसिबल है सिर्फ एक वजह से, वो है मॉनिटरिंग का निज़ाम और कॉन्टिन्यूस डेवलपमेंट एंड इम्प्रूवमेंट। जब तक ये किसी भी इदारे के अंदर ना हो वो कामयाब नहीं हो सकता।
और ये थ्रू आउट डेवलप करना है। दुनिया में नई से नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं, नई से नई टेक्नोलॉजी आ रही है। जिस तरह हमने अब एक्सपेंशन अपनी की टाउन लेवल तक जाना शुरू हो गए, तहसीलों से भी आगे जो बड़े टाउन्स में एक्सपेंशन इस वक्त जारी है, तहसील लेवल तक पहुंच गए। अब वहाँ पे किस तरह से मॉनिटर किया जाता, हमें किस तरह पता है जी रहीम यार खान में कैसी सर्विस चल रही, राजनपुर में कैसी चल रही, अटक में चल रही। तो उसके लिए हमने अब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए हमने अपना इमरजेंसी मेडिकल एंड डिस्पैच सिस्टम डेवलप किया, जिसमें हमें हर गाड़ी पता है किस वक्त वो निकली, कॉल्स को रिकॉर्ड किया जाता है क्वालिटी एश्योरेंस के लिए। और ये सारे ऐसे मॉनिटरिंग के निज़ाम बताए कि हमने उसके ज़रिए हम अपनी क्वालिटी और अपने स्टैंडर्ड्स को बरकरार रख सकें। और अगर हम ये ना करते तो फिर ये मुमकिन ना होता। इसी तरह जब हम स्टाफ लेते हैं तो उसका पहले दिन से उसकी स्क्रीनिंग शुरू होती है। उसका एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, रिटन टेस्ट होता है, फिर वो अपना फिजिकल टेस्ट देता है। फिर जब यहाँ पे आता है उसको एक रिगरस ट्रेनिंग, जो आज अकेडमी यहाँ पे इस वक्त आए हुए, यहाँ पे बाकायदा उनकी एक 6 महीने की एक बड़ी सख्त ट्रेनिंग होती है। और उस ट्रेनिंग से गुजरने के बाद वो सर्विस में आता है, और सर्विस में भी एक कॉन्टिन्यूस साथ साथ डेवलपमेंट और ट्रेनिंग का प्रोसेस जो है वो जारी रहता है। उसके बगैर कोई भी सर्विस अपनी क्वालिटी और स्टैंडर्ड्स को मेंटेन नहीं रख सकती। अच्छा ये बताइए, तो इसलिए ये चीज़ें बड़ी लाजमी अब क्वालिटी स्टैंडर्ड्स का तो आपने जिक्र किया, दिस कम्स विद मनी, वी ऑल नो। मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स जाती हैं और आती हैं, कोई किसी की कुछ लाइकिंग होती है, किसी की कुछ लाइकिंग होती है। गवर्नमेंट्स ने कभी आपको कहीं को प्रॉब्लम किसी ने भी किया, या हमेशा जो है उनके दरवाजे खुले रहे जी 1122 के लिए, रिगार्डलेस ऑफ देयर पॉलिटिकल एफिलिएशंस? इमरजेंसी सर्विस कोई सियासी सर्विस नहीं है। करेक्ट। ये पहले ऐसा कोई निज़ाम नहीं था, वो एक बहुत बड़ा गैप था। सो अल्लाह ताला का शुक्र है कि 2004 में इस प्रोसेस को शुरू किया गया। फिर उसके बाद बड़े शहरों में थे, फिर पूरी ज़िले सतह पे एक्सपेंशन हुई, और फिर सक्सेसिव गवर्नमेंट ने उसको करते करते अब तहसील की और टाउन की सतह पे ले गए। सो देखिए, ये कोई सर्विस पूछती नहीं कि आप किस पार्टी से हैं, अमीर हैं, गरीब हैं, क्या आपका रंग व नस्ल है। हमारा काम है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, बगैर किसी डिफ्रेंसिएशन के या तफरीक के, हम उनको बर वक्त सर्विसेज फराहम करें। और आज 1 करोड़ लोग जो है उनको सर्विसेज जो है मिल चुकी हैं। तो इसलिए वो ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज फंड्स देने में तो कोई मसला नहीं करती, जो आपका डिसाइडेड है। थोड़ा बहुत जिस वक्त जो कंस्ट्रेंट कोई ओवरऑल आता है या कुछ और वो होता है, बट अदरवाइज ठीक है। सारी जो है हमें साथ साथ फंड्स और वो चीज़ें होती हैं, और हमने सिस्टम को भी ऐसा रखा हुआ है कि हर चीज़ मॉनिटर्ड हो और हर चीज़ कॉस्ट इफेक्टिव हो, ताकि हम उस चीज़ को मेंटेन रख सकें। अब एक और चीज़, बहुत सारे लोग आपके बारे में भी जानना चाहते हैं, और 2 हवालों से। एक तो ओवरऑल एज ए प्रोफेशनल मैन, और अदर दैन दैट कि पर्सनल ज़िंदगी में आप क्या करते हैं। ईद का दिन है, मसरूफ़ ज़िंदगी है, घर से भी आपको कॉल आती होंगी, ज़रा घर भी एक इमरजेंसी सर्विस बैठी है कि जी आप किधर हैं। कुछ थोड़ा हमें उसके बारे में बताइएगा कि जब आपको हेड ऑफिस से आपके कॉल आती है तो किसकी कॉल आती है, और ईद आप किस तरह स्प्लिट करते हैं अपनी टीम के साथ और अपने घर वालों के साथ? ये आपने बड़ा मुश्किल सवाल कर लिया। ये सबसे मुश्किल सवाल। यहाँ पे आप रेस्क्यू नहीं होते? यहाँ पे मैं रेस्क्यू नहीं होता, यहाँ पे बड़ा मुश्किल सवाल है कि जी आप जो है उधर भी बैलेंस रखें और इधर। वो तो कहती हैं आपने रेस्क्यू से शादी कर ली है। तो इसलिए जो है ना वो एक बड़ा मुश्किल चीज़ हो जाती है। लेकिन जब तक कोई भी काम पूरी कमिटमेंट, पैशन, डेडिकेशन के साथ ना किया जाए तो मुमकिन नहीं है। और ये बड़ा मुश्किल सफ़र था। मैं जब डॉक्टर होने के नाते देखता था ना कोई मरीज़ को उठाने वाला, ना ले जाने वाला, और जिस हाल में को उठा भी लेता था तो उसके ऊपर एक मेडिको लीगल केस बन जाता था कि जी और कुछ नहीं तो गवाही देने के लिए हर बार कोर्ट आते जाओ। तो लोग घबराते थे, जवान लोग सड़क के ऊपर खून बहने की वजह से इंतकाल कर जाते थे। बड़ा दुख होता था कि यार बाहर 911 अमेरिका में भी है, 999 बरतानिया में, हम क्यों नहीं बना सकते? क्या बात है। खौफ आता था कि कल को खुदा ना खास्ता आपके साथ इमरजेंसी होगी तो क्या होगा। ज़लज़ले में हमने देखा कि कितनी बेबसी थी, बाहर से टीमें आ रही, हमारे पास कोई निज़ाम ही नहीं था। और जब बात करनी, डॉक्टर साहब अब अमेरिका यूरोप की बातें करते, ये पाकिस्तान है, यहाँ पे नहीं बन सकती। सो अल्लाह का शुक्र है, ये हमने चीज़ें देखते हुए हमने सिस्टम को शुरू किया। और आज ना सिर्फ ये सिस्टम को शुरू किया, वी आर द फर्स्ट सर्च एंड रेस्क्यू टीम जिसको अक़वाम मुत्तहिदा ने सर्टिफिकेशन दी है पूरे जनूबी एशिया में। तो ये मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा पाकिस्तान के लिए एजाज़ की बात है। सो इसलिए अगर कोई भी चीज़ बड़े प्रोफेशनल अंदाज से कमिटमेंट, डिवोशन, डेडिकेशन के साथ की जाए तो समझते हैं। और वही आज अल्लाह का शुक्र है जो हमारी टीम है, जो आज भी रेस्क्यूअर्स ईद के बावजूद, क्योंकि ये बारिशें जिस तरह चल रही हैं और उसकी वजह से और इन सारी इमरजेंसीज को मर्दमाजमा होने के लिए जो है वो करते हैं। ना सिर्फ ये बल्कि बड़ा इंटरेस्टिंग इस ईद से हवाले से, क्योंकि वो जानवर इतने सारे आते हैं कुर्बानी के लिए, तो कभी कोई जो है कोई बैल पे पड़ जाता है और उसके बाद जाके भागता हुआ लोगों को जख्मी करता है और फिर नाले में चला जाता है कहीं पे। अब वहाँ से उसको निकालना,
तो इस किस्म के जो भी रेस्क्यू ऑपरेशन, इवन का जो कुआं कई जगहों पे उन्होंने नहीं लगाई हुई बाउंड्री, वो अंदर चला गया किसी गहराई में, वहाँ से निकालना, तो इवन यहाँ तक कि अब रेस्क्यू ऑपरेशन जो हम करते हैं, इसी तरह बेचारी चिड़ियाँ हैं या और कुछ जानवर है जो कि फंस जाता है और बड़ी तकलीफ में है, उसको भी किसी ने रेस्क्यू करना था, तो वो भी अब तक हम इतने सारे जो हैं वो 30,000 वो कर चुके हैं। ड्राउनिंग पे मेरा खास तौर पे ईद पे कहेगा ज़रूर आप जाइए, जहाँ पे भी आप पिकनिक, लेकिन एहतियात से जाइए। अभी भी हमारे कितने सारे इस वक्त ड्राउनिंग के ऑपरेशन चल रहे हैं जहाँ पे लोग डूबे हैं। कोई बहुत समझता है जी दरिया के साथ आप शरारतें नहीं करते, दरिया का पानी या एकदम गहराई आ जाए और अगर आपको सही तरह से नहीं तैरना आता तो अपने आप को, जब भी आप जाएं ऐसे इलाके में, तो ज़रूर एक लाइफ वेस्ट पहनी भी हो ताकि आप सेफ रहें और अपने आप को बचा के रखें। हम रेस्क्यू करने के लिए तैयार हैं, हर वक्त होंगे 24 घंटे अवेलेबल, लेकिन एहतियात ज़रूरी है। लेकिन एहतियात ज़रूरी है, उसमें फिर भी टाइम लगता है। जब भी किसी को आपने कॉल करना है तो उसने आना है और उसमें ऑब्वियसली टाइम लगना है, और उस वक्त के क्रिटिकल मूवमेंट्स बड़े इंपॉर्टेंट। बल्कि उसके लिए मेरा एक और बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, जहाँ पे ईद की आपके पास चंद छुट्टियाँ हैं, उसमें आप जाइए, सोशल मीडिया पे और तो चीज़ें आप देख रहे होते हैं, लेकिन एक ऐप डाउनलोड करें, वो है रेस्क्यू कैडेट कोर की ऐप। रेस्क्यू कैडेट कोर की ऐप है, और उसमें हमारी कोशिश ये है आरसीसी की के अंदर कि हम लोगों को ट्रेन कर सकें ताकि वो एक बेसिक इमरजेंसी जब भी हो उनके घर में भी हो। देखिए अगर कल को आपको हार्ट अटैक हो रहा है, आपके वालिद साहब को, किसी को भी हार्ट अटैक हो रहा है, अच्छा, ये बड़ी बहुत अहम चीज़ है। मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है कि इसके ऊपर बहुत मैसिवली शायद आना चाहिए। जी बिल्कुल, आप लोगों को या जो भी कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं कि वो लोगों को बताएं CPR कैसे करना है। इस वक्त बाकायदा वज़ीर आज़म साहब का एक प्राइम मिनिस्टर, जो हमारा अभी आपने देखा एक इंसिडेंट हुआ नॉर्दर्न एरियाज़ में, वहाँ पे उन्होंने उसकी जान बचाई। तो हमारे बाकायदा मैं सबसे अपील करूँगा कि ये ट्रेनिंग अवेलेबल है, सिर्फ आपने जाना है और एक वीडियो देखने से आपको इतना अंदाज़ा हो जाएगा कि कहाँ पे आपने छाती पे हाथ रखना है, किस तरह आपने सीने को दबाना है, कोई 2 इंच दबाना है, और 100 से 120 बार किस तरह से आपने जो है उसको दबा के किसी को भी आपने मसनूई तौर पे उसके दिल को मुतहर्रिक रखना है ताकि दिमाग को ऑक्सीजन मिलती रहे। अगर दिमाग को ऑक्सीजन नहीं मिलती चंद मिनटों के लिए तो उसके बाद ब्रेन डैमेज शुरू हो जाता है। तो ऐसी सूरत हाल में किसी को बोले फ़ौरन 1112 डायल करें और आप इस प्रोसेस को जारी रखें। साथ ही साथ अगर किसी को बीच में कुछ फंस गया, जिस तरह आजकल आप बहुत गोश्त खा रहे होंगे, तो उतना खाएं जो सही गला हुआ हो। कम खा रहे हैं गोश्त, महंगाई भी बहुत ज़्यादा हो गई। हाँ बस वो, लेकिन वो उसी वजह से कुर्बानी का टाइम पे मुफ्त का चूंकि मिल रहा होता है कहीं ना कहीं से, तो वो कहते हैं जितना भर सकते हो भर लो, चाहे बाद में गाउट हो जाए, चाहे बाद में वो जो ऐसे लगे जैसे हार्ट अटैक हो रहा है, फौरन आप रेस्क्यू को कॉल करते हैं और उस वक्त हमें पे रिस्पॉन्ड करना मुझे लगता है पड़ता है। अफ्तारी के बाद भी आप लोगों को कॉल ज़्यादा आती है। बिल्कुल जी बिल्कुल, अफ्तारी के बाद भी यही हाल होता है। अफ्तारी से पहले भी आपको पंजाब में ज़्यादा आती है। नहीं, अफ्तारी से पहले भी, अफ्तारी से पहले क्या करते हैं लोग, अब वो सारा दिन सब्र किया है, आप अफ्तारी के पास आके बेसब्रे हो चुके होते हैं, तो भाई आप थोड़ी देर पहले निकल आए, तो आप पहले नहीं निकलेंगे, फौरन रोजे से पहले आपने डैश करना है, और कोई सामने आ गया तो आपने जो जुबान इस्तेमाल करनी है वो फिर आपका अफ्तार तो वहीं पे हो गया, रोज़ा ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद तो सिर्फ भूख रखने वाला रोज़ा है और बाकी और कुछ नहीं है। तो वो लोग उस वक्त तो बिल्कुल एक ऐसे होते हैं, चला रहे होते हैं जैसे जंगलियों की तरह, जैसे पता नहीं क्या हो गया, क्या हो गया, रेस हो गई। तो उस वक्त भी, और उसके बाद जब एक बार खा लेते हैं फिर तो वो घर बैठ जाते हैं ना, फिर मेडिकल की कॉल छूट जाती है। पहले हादसात की कॉल होती है तो उसके बाद फिर मेडिकल की हो जाती है। जब खूब खा लिया उसके बाद हिलने के काबिल नहीं रहे, या कोई अफ्तारी पे बुला ले तो वहाँ पे तो इतना खाना है कि उसके बाद जो है ना पता नहीं अगला मिलना है या नहीं मिलना। सर मैंने सुना है आप लोगों ने कोई कश्मीरियों के लिए, भट्टों के लिए रिंग रखा हुआ है। ये बिल्कुल, ये मैं खास तौर पे आपने छेड़ दिया, तो इसलिए खास तौर पे जो है भट्ट हैं या डार हैं, तो उनके लिए तो हमें खास तौर पे जो है ना, उन्होंने चूंकि गोश्त वोश्त और इतना खाना होता है, और स्पेशली गुजरांवाला और कुछ इलाकों से तो वहाँ पे हमें बहुत इस किस्म की ऑब्वियसली कॉल्स होती हैं। अच्छा, वैसे वाकई होती है जाहिर। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि आपको कोई, मतलब आप ज़ाहिर फील्ड में तो उस तरह नहीं होते जिस तरह जवान होते हैं, मुख्तलिफ शहरों में और देहातों में भी वो ऑपरेट कर रहे हैं, कोई ऐसा वाक़या आप तक रिपोर्ट हुआ हो जो कि बहुत ही अनयूजुअल हो और आपको आज भी याद हो कि यार वो एक ऐसा वाक़या था कि वो आज भी मेरे जहन पे नक्श है? मुझे याद है, मैं KPK में हमने सर्विस बनाई पंजाब के बाद, उनको हेल्प किया, तो मैं एक बार ऊपर गया हुआ था चित्राल में, सानिया हो गया, वहाँ पर कोई आया था, तो मैं वापसी पे नीचे आ रहा था, तो एक शहर पहुँचे उनके, वहाँ पे हम रुके, तो वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को मैंने जो है पूछा सर्विस कैसी चल रही है, तो उसने कहा जी सर्विस बहुत अच्छी जा रही है, बट एक थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। वो ये हुआ कि एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या हुआ है 2 दिन पहले कि एक जगह पे इमरजेंसी हुई, तो उन्होंने हमें कॉल नहीं की। तो जब लोगों ने पूछा कि यार इधर तो आपकी ये सर्विस है जो है 11/22 की, तो आपने उनको बुलाया क्यों नहीं? कहता है जी हाँ सर्विस तो बहुत अच्छी है और इमरजेंसी सर्विस काम भी बहुत अच्छा करते हैं रेस्क्यू वाले, लेकिन मुझे इनका नंबर नहीं पता।
तो इसलिए मैं लोगों को बताता चलूँ कि ये इमरजेंसी सर्विस है, यानी इमरजेंसी में हमें फ़ौरन कॉल करें ताकि हम आपकी बर वक्त मदद को आ सकें, बिला वजह इस नंबर पर डायल ना करें। अच्छा, फेक कॉल्स। लेकिन ये मैं इसी पे भी आता हूँ, लेकिन आप ये जो 1112 ये सर्विस का नाम नहीं है, ये पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने एक इमरजेंसी नंबर डिक्लेयर किया हुआ है जो कि जब इमरजेंसी हो तो आपने डायल करना है। तो सर्विस का नाम इमरजेंसी सर्विस या रेस्क्यू सर्विस है और 1112 वो नंबर है जो कि पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने इमरजेंसी नंबर डिक्लेयर किया। ये पहले 2 डिजिट्स हैं जिस पे डायल कर सकते हैं, लेकिन इस पे लेकिन सिर्फ आपने इमरजेंसी में डायल करना है। हमें एक बड़ा प्रॉब्लम होता है दिन के वक्त खवातीन चूंकि फारिग होती हैं घर में, एक बार उन्होंने कर लिया अपना काम तो फिर आप फारिग हैं। अच्छा, तो वैसे ही कॉल कर देती हैं? तो मैं 1112 पे वो जो है ना, हमें अक्सर दिन के वक्त हमने देखा है कि खवातीन की कॉल ज्यादा आती हैं, शाम को इसी तरह बच्चे या कुछ और वैसे फोन डायल कर लिया तो कुछ क्या और। कहते हैं खवातीन? देखिए उनको भी बड़ी बेचारे, उनको इमरजेंसी हो जाती है, वो कहती है इमरजेंसी है, मसलन हम खाना पका रहे थे तो हमसे खाना सही नहीं बन रहा, या हमें बिरयानी बनाने का सही तरीका बता दे। ऐसी कॉल आती है? हाँ, और कुछ चंद कॉल्स ऐसी भी हैं जो मैं ज्यादा मौजूद नहीं समझता, बट उनको आग लगी होती है या कहीं पे दिल में आग लगी हुई है कुछ और, तो वो फिर जो है उनको फायर ब्रिगेड की जरूरत होती है। बट इस किस्म की हम फायर फाइटिंग नहीं करते। नहीं, कोई आपने तो मेरी उनसे अपील होगी, इमोशनल रेस्क्यू करने के लिए तो सर्विस नहीं है ये? नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये उस वक्त जो है वो ऑब्वियसली इसके लिए दूसरी फायर सर्विसेज आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फायर सर्विस का जो है वो दिल की आगे बुझाना जो है वो काम नहीं है। वो मे भी डार साहब को राब्ता कर लेगा कुछ और तो वो बेहतर कर सके। मैंने तो आपसे कंसल्ट करना है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि इस सारे असना के अंदर मतलब मज़ा तो ज़ाहिर है इज़ पार्ट ऑफ एवरीथिंग और उसमें होना भी चाहिए, लेकिन इसमें बड़ा एक सीरियस शायद क्राइम भी है। बहुत सारे ऐसे लोग जिनका बड़ा जेन्युइन मसला है, ज़ाहिर है आपकी लिमिटेड लाइंस होंगी जो मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूँ, उसमें अगर कोई आपको फेक कॉल कर रहा है, झूठी कॉल कर रहा है, टाइम पास कर रहा है, लेकिन उसी असना में जिस बेचारे को इमरजेंसी है वो नहीं रीच कर पा रहा, बिजी जा रहा है या वेटिंग में जा रहा है, तो उस पर आप लोग को कुछ कानून है, कुछ वजह करता है, कुछ एक्शन लेते हैं क्या? ऐसे लोगों के फिर हम नंबर को ब्लॉक करते हैं। अच्छा। और उनको फिर जो है वो किया जाता है, उनके खिलाफ एक्शन भी किया जाता है। उनको बाकायदा 50,000 रुपये जुर्माना या 6 महीने तक सज़ा हो सकती है। और जो लोग इस तरह की बार बार फिर कॉल करते थे, हमें उन पर मजबूरन एक्शन भी करना पड़ा। और इसी तरह से जो है हमने चंद लोगों के फिर इसी तरह से जो बार बार उनको समझाते हैं फ़ौरन ताकि बिजी ना रखें, और लाइन भी हमारे ऑपरेटर्स को स्पेसिफिकली कहा गया है ताकि वो लाइन को बिजी ना रखें, और प्लस कॉल्स को रिकॉर्ड भी किया जाता है। तो उससे बहुत फ़र्क पड़ा है और अब हमने बहुत हद तक इसको कंट्रोल किया। प्लस हमने एक IVR सिस्टम उसके अंदर इंट्रोड्यूस किया, उससे हमने बहुत हद तक इन कॉल्स को, जो पहले 80,000 कॉल्स होती थी और 4,000 इमरजेंसीज के लिए इतनी ज़्यादा बिलावजह कॉल्स होती जिससे नंबर बिजी रहते थे, तो आज उससे बहुत फ़र्क पड़ा है। तो इसलिए डेफिनेटली हमने सिस्टम्स को डेवलप किया और उस पर एक्शन भी किया। फिर लोगों से भी अपील होगी कि ये एक इमरजेंसी नंबर है, जब भी आपको इमरजेंसी हो हमें फ़ौरन कॉल करें, बिला वजह इस नंबर पर डायल मत करें, क्योंकि जब आप लाइंस बिजी रखेंगे तो किसी एक जेन्युइन कॉलर को, हो सकता है आपका एक कोई रिश्तेदार हो, आपकी का रिश्तेदार, और आप उसको कल को ज़रूरत हो, जब नहीं मिलेगी तो बड़ा अफसोस का मुकाम होगा। तो इसलिए ये चीज़ है, लोगों ने इसको समझा है और जिम्मेदारी के साथ अब चेंज भी लेकर यही तौर पर जी बहुत जिम्मेदारी की जो है वो करने की ज़रूरत है लोगों को। गुफ्तगू को यहीं से जारी रखेंगे, ब्रेक से वापस आते हैं और आके विजिट कराते हैं, आपको दिखाते हैं कि किस तरह मॉनिटर किया जाता है और किस तरह चेक एंड बैलेंस रखा जाता है, खुसूसन ईद के इन दिनों के अंदर। जी, टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ईद की हमारी खुसूसी नशरियात जारी है। रेस्क्यू 1112 के हेड ऑफिस के अंदर हम मौजूद हैं लाहौर में, ठोकर न्याज बेग पे, और हमारे साथ डॉक्टर रिजवान साहब मौजूद हैं। अभी उन्होंने जो बातें की वो तो आप लोगों ने सुन ली, लेकिन अब हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि हमें थोड़ा विजिट कराइए और बताइए, दिखाइए कि हमारे जवान कैसे काम कर रहे हैं ईद के इस दिन पे, इस मौके पे, और बाकी शहरों में जो मॉनिटरिंग वो कर रहे हैं वो किस तरह उसको मेक श्योर करें कि उसी तरह। तो डॉक्टर साहब आइए। अच्छा, ये आपका सर मॉनिटरिंग रूम है। अस्सलाम वालेकुम जी, आपको बहुत ईद मुबारक हो। कासिम साहब, आप यहाँ पे मॉनिटरिंग रूम के अंदर जो है वो एज हमारे ये कंट्रोल रूम इंचार्ज है मॉनिटरिंग सेल का। अच्छा, तो ये हमारा मॉनिटरिंग का कंट्रोल रूम है जहाँ पे हम मॉनिटर करते हैं ताकि सुबह में सर्विस उसी लेवल पे स्टैंडर्ड पे मिल रही है। ये तो नहीं, लाहौर का एक और स्टैंडर्ड है, तो राजनपुर और रटक में कुछ और है, तो वहाँ पे भी उसी स्टैंडर्ड को इंश्योर करने के लिए मॉनिटरिंग सेल काम करता है। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर आप आगे आए तो ये हमारी स्क्रीन है,
इसमें चाहे गुजरांवाला, मुल्तान, झंग, ये सारे के सारे ज़िले यहाँ पे आ रहे होते हैं। तो ज़िले में कंट्रोल रूम ये है, अगर इस पे इमरजेंसी कॉल आ रही है तो इसका मतलब है सिस्टम और निज़ाम चल रहा है। अगर ये कॉल रिसीव नहीं करते तो इसका मतलब ये सिस्टम, तो हम इनको देख रहे होते हैं ताकि ये काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। फिर हमारा हर जो सर्विस है, जो इसके स्टैंडर्ड है, वो सारे के सारे यहाँ पे जो है वो मॉनिटर हो रहे होते हैं। तो ये हमारा इमरजेंसी मेडिकल एंड डिस्पैच सिस्टम है, जिसमें एम्बुलेंसेस का, फायर रेस्क्यू का, मोटर बाइक्स का, हर चीज़ का जो है वो डेटा को मेंटेन किया जाता है और उसको फिर रिकॉर्ड किया जाता है और देखा जाता है कि इस वक्त कितनी इमरजेंसीज किधर चल रही हैं। इसी तरह हम फिर सिटीजन से फीडबैक लेते हैं और ये आपने देखा कि ग्रीन 95% से ज़्यादा एक सेटिस्फेक्शन लेवल लेना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अल्लाह ताला का शुक्र है कि वो मेंटेन कर सके और ये थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग करती है। इसी तरह अगर आपको मैं एक डेली का जो है वो हम डेटा दिखाएं तो सिर्फ इस वक्त 4,500 इमरजेंसीज जो है हमने कल रिस्पॉन्ड की और उसी तरीके से हम इस नंबर को जो है वो साथ साथ मॉनिटर करते हैं और उसमें से बहुत सारे जो है वो कोई तकरीबन 1,000 ट्रैफिक हादसा हैं। तो हमें खुसूसी तौर पे मैं लोगों से कहूँगा कि ईद पे भी एहतियात से चलाएं, सड़कें अगर खाली हैं जल्दबाजी ना करें, या कोई ऐसे अगर आपके बच्चे निकल रहे हैं जो कि अंडर एज है उनको मोटरसाइकिल दे के शौक में या उसमें ना करें कि ऐसा कोई वाक़या ना हो, क्योंकि जब वो करते हैं जोश में ईद पे या कोई ऐसी छुट्टियों के दिनों में और जब गैंग्स बाहर निकलते हैं आपस में कंपटीशन करते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा साथ होते हैं और जब जवान बच्चा जाता है तो हम श्योर माँ बाप वो उससे नहीं बोल सकते, अब सारी उम्र के लिए माजूरी हो जाए। डेफिनेटली। अच्छा, ये अब आपका डॉक्टर साहब मॉनिटरिंग रूम है जहाँ से आप बैठते हैं और बैठ के आप मॉनिटर करते हैं कि पूरे प्रोविंस के अंदर कहाँ पे हमारी टीम्स क्या और कैसे कर रही हैं, ऐसा क्या है और मेयार एक जैसा है। मयार एक जैसा है। अच्छा, अब जो खानेवाल है, लाहौर है, नारोवाल है, फैसलाबाद है, उकाड़ा है, मुल्तान है, गुजरांवाला है, झंग है और ये गालिबन रहीम यार खान है, बाकी भी सारे हैं, सब चीज़ वो आप स्विच करते हैं? जी, स्विच करते रहते हैं साथ। अच्छा, ये बताइए कि आप अपने इस कंट्रोल रूम से इंस्टेंटली राब्ते में होते हैं जी। इन मिसाल के तौर पे आपने अगर फैसलाबाद में कोई इंस्ट्रक्शन देनी है, हाँ जी, आपके इसको मॉनिटर करने की कोई खास केपीआई? जी, ये हमारी यहाँ पे भी आ रही है। यहाँ पे हम देख रहे हैं अगर कोई बंदा अलर्ट से अवेलेबल नहीं है या रात के वक्त सो जाता है और वो कॉल ही नहीं रिसीव कर रहा तो ऑब्वियसली फिर सिस्टम नहीं चलता, तो इसलिए इनको हम मॉनिटर कर रहे होते हैं ताकि वही सेम स्टैंडर्ड रहे। यहाँ पे अगर कोई हम डेटा में देखते हैं कि कोई डिस्क्रिपेंसी आ रही है उसको भी हम इसी तरह करते हैं चेक, तो ये साथ साथ जो है ये प्रोसेस जो है वो थ्रू आउट जारी रहता है। और ये आप देखिए आजकल चूँकि ऑक्यूपेशनल और ये है तो इसमें एनिमल रेस्क्यू के अगर आप देखिए 52 कल के वाक़यात हुए पूरब सुबह में। 52 आपने एनिमल्स को रेस्क्यू किया। ये ईद ऐसी है और उसमें जो है वो सब लोग ले आते हैं जानवर, फिर उनसे कंट्रोल नहीं होते, पेपर जाते हैं तो उनको फिर जो है रेस्क्यू की ज़रूरत पड़ जाती है, तो वो भी एक हमारे लिए चैलेंज होता है इस ईद पे। तो इसलिए ये इसी तरह मुख्तलिफ जो भी वाक़यात हैं उनको साथ साथ इसी तरह इलेक्ट्रिक शॉक लगने के भी तकरीबन हमारे जो इस वक्त अगर आप देखें मॉनसून का 70, हाँ ख़ास तौर पे मैं लोगों से कहूँगा 70 वाक़यात ऐसे हुए हैं। तो चाहे आप जी घर में आप मोटर को चेक करने जाएं या कोई स्विच को चेक करने जाएं, अगर गीली जगह पे आप खड़े हैं तो वो ना करें, अपने आप को ख़तरे में उस सूरत में मत डालें। इसी तरह खंबे शंबे हैं जहाँ पे अगर नमी है वहाँ पे खंबे से वैसे ही दूर रहना चाहिए। अगर पानी नहीं भी है तब भी ह्यूमिड ख़ास तौर पे पानी जब बारिश हुई हुई है उसमें ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि पानी अगर है वहाँ पे आपका होगा। और इसी तरह अगर पानी कहीं पे खड़ा हुआ है वहाँ पे भी मैं लोगों से अपील करूँगा अगर वहाँ पानी खड़ा है कोई बात नहीं, उस जगह को थोड़ा सा अवॉइड कर दें, थोड़ा सा लंबा चक्कर लेके जाना पड़े कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उसमें जाके अपने आप को बिला वजह ख़तरे में मत डालें, चाहे आप किसी गाड़ी या मोटर बाइक पे हैं या पैदल हैं। तो बेहतर है कि थोड़ी देर रुक जाएं बजाय कि अपने आप को ख़राब करें, अपने आप को ऐसा तो थोड़ी देर में पानी निकल जाता है। वैसे इसी तरह से हमारी मोटर बाइक रेस्क्यू सर्विस में आपने देखा कि 10 लाख से ज़्यादा इमरजेंसीज पर रिस्पॉन्ड किया और 4 मिनट का हमने ऑस रिस्पॉन्स टाइम बरकरार रखा है, जो कि इंटरनेशनली भी एक अचीवमेंट है। ये हमारा टोटल अगर आप डेटा देखें तो इसमें अब तक हम 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को रेस्क्यू कर चुके हैं, जिसमें तकरीबन हमारी ये फायर इंसिडेंट्स हैं, इसी तरह हम हर किस्म के इंसिडेंट्स पे जो है हम रिस्पॉन्ड करते हैं। 15,000 इस वक्त डूबने के वाक़यात हैं जिन पे हम रिस्पॉन्ड कर चुके हैं। अच्छा, जो फ्लड्स हैं दे आर वेरी मच डिस्ट्रक्टिव दीज डेज, उसको रेस्क्यू करने के लिए आपकी बोट सर्विस है, डाइवर्स हैं आपके, थोड़ा सा अगर उनके बारे में जी बताएं। बिल्कुल, हम अभी आपको दिखाएंगे भी उसकी पिक्चर भी और वो भी किस तरीके से जब भी होता है इंसिडेंट हम उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। हमारे वहाँ पे डाइवर मौजूद होता है, डाइवर करता है, फिर हमारी बोट्स होती हैं जो कि साथ साथ सर्वे करती हैं और कई दिन हमें कैंप करना पड़ता है, 3-3, 4-4 दिन लग जाते हैं, समटाइम 15-15, 16-16 किलोमीटर दूर जाके बॉडीज़ मिलती हैं। तो ये बड़ा एक चैलेंजिंग ऑपरेशन होता है जिसमें जाके हमारे लोग ऑपरेट कर रहे हैं। ये हमारा अगर ट्रॉमा का आप डेटा देखें तो हम बाकायदा रिसर्च भी करते हैं और उसमें डेटा इकट्ठा करते हैं। तो अगर आप देखें जो इस वक्त हमारे 32 लाख से ज़्यादा हमने ट्रैफिक हादसा पे रिस्पॉन्ड किया है और उनमें 80% से ज़्यादा मोटरसाइकिल से रिलेटेड है। तो मेरा ख़ास तौर पे मोटरसाइकिल वालों से ये अपील होगी कि
कि जब भी वो चलाएं आहिस्ता चलाएं और साइड लेन में चलाएं, बिकॉज जितनी आपकी स्पीड ज़्यादा है, थोड़ा सा आप किसी गाड़ी के साथ लग गए तो फिर आपके बचने के चांसेस अब जो स्टैट्स देख रहा हूँ इसमें बाइक के हादसा 83.33% हैं और कार के 3% है, नहीं 3% सिर्फ गाड़ियों के हादसे हैं, 83% बाइक के हादसे हैं। और बाइक का जब आप फुली एक्सपोज बैठे हैं तो सोचिए कितनी सीरियस उनकी इंजरी होती होगी, तो आप उससे अंदाज़ा कर सकते हैं। एंड में अगर मैं आपको दिखाऊं तो हम यूएन की साइट पे भी, ये हम इंटरनेशनली भी कोई इमरजेंसी होती है, जिस तरह हमारे पिछले दिनों हुई थी फॉरेस्ट फायर्स हुई थी जो हमारी वहाँ पे चल रही थी बलूचिस्तान में, वो इसी तरह कोई भी होती है तो वहाँ पे हमें अगर कोई असिस्टेंस की रिक्वेस्ट आए हम उधर रिस्पॉन्ड करते हैं ताकि हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को इंश्योर कर सकें। आज ये पाकिस्तान के लिए ज़रूरी की बात है। सर हम बाहर चलते हैं और यहाँ पर चल के मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा हमें बताइए, एनलाइटन कीजिए कि मैं कॉरिडोर में देख रहा था कुछ तस्वीरें और कुछ पैनफ्लेक्सेस लगे हुए हैं। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं जी मेन ऑडिटोरियम जो यहाँ पे हॉल है, और डॉक्टर साहब ये मैं आपके पीछे जो ये पैनफ्लेक्स लगा हुआ है इसमें मल्टीपल सर्विसेज है जो मैं देख सकता हूँ, अगर आप हमारे व्यूअर्स को थोड़ा समझा सकें। इसमें फायर नज़र आ रहा है, फिर इसके अलावा यहाँ पे कश्तियाँ हैं जिसके अंदर जवान खड़े हैं। देखिए तो मेन हमने जहाँ से शुरू किया सफ़र वो हमारी एम्बुलेंस सर्विस थी। फिर जब सैलाब आया 2010 का, उसमें हमने बेबसी की जब सूरत हाल देखी तो हमने वाटर रेस्क्यू के चैलेंज को जो है एक्सेप्ट किया, और आज तमाम जो हमारा इस वक्त फ्लड ऑपरेशन चलता है हम उसमें रिस्पॉन्ड करते हैं। न सिर्फ ये बल्कि रूटीन की इमरजेंसी, जिस तरह 15,000 अभी तक डूबने के वाक़यात हो चुके हैं, उसमें भी हमारे डाइवर्स भी जाते हैं, हमारा बोट ऑपरेशन भी चलता है, वो साथ साथ हम जो है वो कर रहे होते हैं। इसी तरह हम कम्युनिटी को भी ट्रेन कर रहे हैं, क्योंकि अगर किसी को भी आने में टाइम लगता है, अगर उस इलाके में ऐसे लोग हैं उनको हम ट्रेन करते हैं ताकि वो फ़ौरन ऐसी इमरजेंसीज़ को रिस्पॉन्ड कर सके। तो हर यूनियन काउंसिल पे हमारी कोशिश है कि एक इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम मौजूद हो। तो ये हमारी साथ साथ कम्युनिटी ट्रेनिंग है। इसके साथ ये हमारी एम्बुलेंस सर्विस है जो कि जदीद एम्बुलेंसेज, पहली बार हमने पाकिस्तान के अंदर ये डेवलपमेंट शुरू की। और इसी तरह हमारी सर्च एंड रेस्क्यू की टीम है, जिस वक्त कोई बिल्डिंग मुनज़्ज़म हो जाए या कुछ और तो उसके अंदर हम इन एमरजेंसीज़ को जो है वो साथ साथ रिस्पॉन्ड करते हैं। इसी तरह ये हमारी फायर सर्विस है जिसको अब तक हमने 1,92,000 से ज़्यादा फायर इंसिडेंट्स पर रिस्पॉन्ड करके अब तक हम 550 अरब से ज़्यादा के नुकसान दे दें। ना एक छोटी सी बिल्डिंग में आग लगती थी पूरी बिल्डिंग जल जाती थी, बाहर से लोग खड़े हुए तमाशा देख रहे होते थे या पानी फेंक रहे होते, जो अंदर पहुँचता ही नहीं था आग तक। तो ये जो फायर है इसमें जो हमने ज़ाहिर नाक़िसी हमारी राय है, इसमें गैजेट्स या इक्विपमेंट या फायर सूट जो है उसमें हमारे जवानों के पास तमाम तर वो चीज़ें हैं जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हैं। जी बिल्कुल, आई थिंक हमने, अगर आप देखें तो इसके अंदर ये एक फायर टर्न आउट गियर है जो इसने पहना हुआ है, और उसके साथ साथ इसने यहाँ पे ये ब्रीदिंग अपरेटस पहना हुआ है जिसके तहत वो इफेक्टिव फायर फाइटिंग के लिए जो चीज़ ज़रूरी है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें उनको ट्रेन भी की जाती हैं, इस्तेमाल भी किया जाता है, और इसी तरीके से अंदर रिस्पॉन्ड करके आज बड़ी से बड़ी फायर्स को, अगर सिर्फ हमें बर वक्त कॉल आ जाए, जहाँ पे भी हमें प्रॉब्लम आई वो आगे हैं जहाँ पे सारी रात आग लगी रही, सुबह जब पूरी फुल उस पर थी और उस वक्त किसी ने देख के बाहर निकलते हुए हमें कॉल की, वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है। और अदरवाइज जितनी भी फायर्स हैं अगर उस पर हमें बर वक्त कॉल आ जाए तो हम बर वक्त उनको कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये 1192 और 1122 व्हाट इज़ द डिफरेंस, ये किस चीज़ की हेल्पलाइन है? जी ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। हमें रोज़ाना लोग मिलते थे जो कि बेचारा कोई डूब गया, कोई ऐसा हमें बॉडी मिली जो अनआइडेंटिफाइड थी, हादसा किसी के साथ हो गया, कोई मजदूर था बेचारा के पीछे आया हुआ था खैबर पख्तूनख्वा से या कहीं से, और उसके पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं था। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक प्रॉब्लम होती थी कि उनको किस तरह से फैमिली से, उसके पास ना आईडी था ना उसके वो फिंगरप्रिंट्स मैच हो रहे होते थे, तो उस वक्त एक बहुत बड़ा चैलेंज आता था। तो हमने ये 9211 को अगर आप उल्टा कर दें 1192 तो ये हेल्पलाइन शुरू की। उसके तहत आज सारा जो भी कोई ऐसा हमें अनआइडेंटिफाइड विक्टिम मिलता है उसका हम डेटा रिकॉर्ड कर लेते हैं, और आप इस पर अपने कोई अगर आपका करीबी है कोई और उसको नहीं मिल रहा तो आप उसका डेटा रिकॉर्ड करा सकते हैं। तो वो फ़ौरन जैसे ही आप रिकॉर्ड कराते हैं तो उस वक्त हमारा अगर इन्फॉर्मेशन मैच करती है हमसे, वरना कौन बंदा है अगर मैं आसान लफ्ज़ों में अगर हमारे व्यूअर के लिए बताऊँ तो आप यहाँ पे वो डेटा आप लोग अपलोड करते हैं जो लोग आपको अनआइडेंटिफाइड होते हैं, वो आपको किसी हादसे में मिले होते हैं, और इसी हेल्पलाइन पे लोग भी कॉल करते हैं। जी लोग भी कॉल कर सकते हैं, और अगर इंफॉर्मेशन मैच करती है, मतलब वो कहता है जी कि 2 दिन से मेरा किसी से रब्ता नहीं हो रहा, मेरे इस उम्र के थे वो, और अगर हमें अस्पताल हम उसको लेके गए अनआइडेंटिफाइड हुआ उसके साथ कोई वाक़या हुआ तो हम उनको वापस भेजाएं। कि कोई बंदा आप सोचें कहीं खैबर पख्तूनख्वा से आ रहा है या रहीम यार खान से या राजनपुर से कोई लाहौर काम करने आया हुआ, अब उसकी फैमिली कहाँ आके हर अस्पताल में उसको ढूंढेगी, नामुमकिन। डेफिनेटली व्यूअर्स, ये बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव है कि एक ऐसी हेल्पलाइन मुतारिफ कराई गई है जिस हेल्पलाइन में वो कनेक्ट कराएंगे
जो बंदा किसी चीज़ के अंदर हादसे का शिकार हो गया है, वो अनकॉन्शियस है या वो जाँ बहक हो चुका है, लेकिन उसके डिटेल्स लवाहिकीन की नहीं मिल पा रही, तो लवाहिकीन जो उस अपने बंदे को ज़ाहिर ढूंढ रहे होंगे, रब्ता कर रहे होंगे, उनको बहुत सारी जगहों पर इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही होगी, तो वो 1192 पे कॉल कर सकते हैं, यानी 1192 पे वो कॉल करके अपनी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करें। अगर तो वो मिलती होगी तो वो डेफिनेटली कनेक्ट करवा देंगे आपको। ऐसे ही सर? बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि अब इस सारी सर जो भी आपकी ज़ाहिर सर्विसेज हैं, खिदमात हैं आपके जवानों की, उसमें हादसे से बचाते बचाते बहुत सारे जवान हैं जो हादसे का शिकार भी हो जाते हैं, और बहुत सारे शहदा हैं जिनका हम सुन रखा है। ये जब मैं एंटर हो रहा था तो मैं ये वॉल देख रहा था और इसके ऊपर गालिबन ये शहदा हैं जिनकी ये तस्वीरें लगी हैं। क्या कहेंगे आप इनके बारे में? ये असल हमारे हीरोज़ हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगियां ख़तरे में डाल दी लोगों की ज़िंदगियां बचाने के लिए, चाहे वो कोई डूबने वाला था, चाहे वो कोई आग में फंसे हुए लोग थे। ये वो असल हीरोज़ हैं, और इनको ख़ास तौर पे ईद पे और ईद पे इनकी फैमिलीज़ को हम खसूसी तौर पे याद रखते हैं। इनके लिए पहले से तोहफे भेजाना, इनकी फैमिलीज़ को पूछना, ये हमारी प्रायोरिटी है, और उनकी फैमिलीज़ को लुक आफ्टर करना। तो इनको कॉम्पनसेशन भी हमारी कोशिश होती है, जो भी हुकूमत की तरफ से डबल कॉम्पनसेशन वो दी जाए, उनकी फैमिलीज़ को पूरा लुक आफ्टर किया जाए। तो ये हमारा साथ साथ जो है ये शोधा हैं, उनकी फैमिलीज़ में अगर कोई इस काबिल हो तो उसको आप हायर भी करते हैं। ऐसे लोग हों, अगर उनको रिक्रूट किया जा सकता है या उनकी वाइफ भी काम करना चाहती है, उनको लिए भी हम स्पेशल पैकेज देते हैं, या उनको वैसे भी अगर फाइनेंशियल असिस्टेंस की ज़रूरत है वो थ्रू आउट उनको दी जाती है, उनको लुक आफ्टर किया जाता है। उनके बच्चों को भी हमारी कोशिश होती है कहीं पे भी स्कूल में पढ़ने में और उन चीज़ों में भी उनको फैसिलिटेट किया जाए। अच्छा, अब इस सारे हॉल के अंदर जो मेन आपकी एंट्रेंस है, पाकिस्तान रेस्क्यू टीम का मैं जिक्र देख रहा हूँ यहाँ पे नज़र आ रहा है, ग्रेट ऑनर फॉर पाकिस्तान जी, और इसमें यूनाइटेड नेशंस का गालबन जो है क्रेडिट यूनाइटेड नेशन ने इस चीज़ को ओन किया और इसने क्रेडिट दिया है रेस्क्यू 1112 को। अगर आप हमारे व्यूज़ को थोड़ा बता सकें कि ये क्या अचीवमेंट है पाकिस्तान की इस सर्विस के नाम। आपने देखा जब जंजिला हुआ तो एक बेबसी की सूरत हाल थी, ना कोई आपके पास टीमें थी, आपकी टीमें बाहर जा रही थी, कोई ऐसा सिस्टम भी नहीं था, कोई ऐसा निज़ाम भी नहीं था, और उस वक़्त एक बड़ी मुश्किल और एक अजीब सी सूरत हाल जो थी वो एग्जिस्ट करती थी। तो हमने देखा कि इसकी ज़रूरत थी। हमने 1 साल बाद पहली टीम बनाई और उसके बाद फिर हमने देखा कि इसकी ट्रेनिंग ज़रूरी है उसी स्टैंडर्ड के ऊपर। 2015 में हमने जब रिक्वायरमेंट्स पूरी की, हमें रजिस्ट्रेशन मिली, और बाकायदा जब ट्रेनिंग के पूरे प्रोसेस को हमने मुकम्मल किया तो फाइनली 2019 अक्टूबर में हम पहली टीम बने जिसको क़ौम मुत्तहिदा ने बाकायदा सर्टिफिकेशन दी। तो ये पाकिस्तान के लिए एक एज़ाज़ की बात थी कि पूरे जनूबी एशिया में पहली सर्च एंड रेस्क्यू टीम, जो हमारी पाकिस्तान रेस्क्यू टीम जिसको हम कहते हैं, जो हमारी एमरजेंसी सर्विसेज अकेडमी है यहाँ पे, उसकी टीम को ये एज़ाज़ हासिल हुआ। और ये कहाँ पे होता है वो मैं आइए आपको दिखाता हूँ कि ये हमारी एकेडमी है जहाँ पे बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है, और उसमें चाहे हमारी यहाँ पे अगर आप देखें तो ये बाकायदा मेडिकल रेस्क्यू की ट्रेनिंग दी जा रही है। सो एमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियंस को ट्रेन किया जाता है किस तरह कमर की चोट के मरीज़ को शिफ्ट करना है, किस तरह बच्चे को डील करना है। ये अगर बिल्डिंग मुनज़्ज़म हो जाए तो उसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग का एक एरिया है जहाँ पे उनको जो है वो ट्रेन साथ किया जाता है। यहाँ पे ये आपने देखा डाइवर है, और यहाँ पे डूबने के अगर कोई वाक़यात हैं तो उनके ऊपर जो है वो ख़ास तौर पे किया जाता है कि किस तरीके से जो है आपने ऐसे बचाना ताकि हर रेस्क्यूर को आना चाहिए। देखिए एक डाइवर बच्चे को नीचे से निकाल के ला रहा है। इसी तरह से बोट को चलाने का तरीका भी यहाँ पे सिखाया जाता है, और अगर कोई बड़ा सानिया हो तो उसमें किस तरीके से रिस्पॉन्ड करना है उसको। इसी तरह कोई अगर कुएँ में गिर जाए तो उसको किस तरीके से बाहिफाजत रेस्क्यू करना है। इसी तरह आग के लिए एक फायर टावर, ऊपर से अगर किसी को रेस्क्यू करना है, या बर्न हाउस जिसमें एक्चुअली नीचे एक गोदाम और हमारे पास फ्लैट्स हैं ऊपर और नीचे दुकानें हैं, तो उसमें किस तरीके से एक्चुअली रियल टाइम उसमें आग और स्मोक के अंदर किस तरीके से जाके उन्होंने रेस्क्यू करना है, ये सारी बाकायदा हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दी जाती है, जो कि बड़ी एक सख्त ट्रेनिंग का प्रोसेस है जिसमें बाकायदा फिजिकल फिटनेस से लेकर उनकी टेक्निक से लेकर उनकी थ्योरेटिकल नॉलेज को जो है वो अपडेट किया जाता है ताकि वो बाकायदा इस चीज़ को जो है वो मीट कर सकें रिक्वायरमेंट्स को। अगर मैं आपसे आखिरी चीज़ ये पूछूँ कि आप रेस्क्यू 1112 की है जो आपकी हेल्पलाइन है, जो सर्विस है, इसको आप किस मकाम तक अभी पहुंचाना चाहते हैं तो वो क्या होगा, या वो पहुंच चुकी है वहाँ पर? देखिए, हमेशा एक कॉन्टीन्यूअस इम्प्रूवमेंट और डेवलपमेंट का प्रोसेस जारी रहता है। जिस इदारे में ये चीज़ ना रहे वो इदारा डिक्लाइन की तरफ चला जाता है। तो नई से नई टेक्निक्स आती हैं, स्टाफ को कॉन्टीन्यूअस ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की ज़रूरत होती है। इसी तरीके से अगर हमने अपने मेयार को मेंटेन रखना है वो हो गया, इसी तरह से सिस्टम हो गए, आपका इक्विपमेंट हो गया, उसको कॉन्स्टेंटली आपने अपग्रेड करना है।
अगर आप इस प्रोसेस को ना फॉलो करें तो फिर ऑब्वियसली एक सिस्टम मेंटेन नहीं रहता। तो ये तो एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। आज जहाँ पे हमने अक़वाम मुत्तहिदा को जब किया है, हमने एक सर्टिफिकेशन ली है, हमारी कोशिश ये है कि हर हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो इंटरनेशनल उसी स्टैंडर्ड के ऊपर हो और हमारी बाकायदा थर्ड पार्टी वैलिडेशन होते हुए वो जो सारे लोग कोर्सेज से निकले वो इंटरनेशनली सर्टिफाइड जो है हम उस लेवल पे जो है हम अचीव कर रहे हो, ताकि हम इंशाल्लाह इस पूरे रीजन के लिए नहीं बल्कि इंटरनेशनली भी हम तमाम यूरोपियन और अमेरिकन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हमारे जो लोग ट्रेन होके और वहाँ से वो जा रहे हैं। इंशाल्लाह। आखिरी मैसेज अपने जवानों को, ईद का त्यौहार है, ईद का मौका है, क्या देंगे? मैं सबको लोगों को भी रेस्क्यू 1112 की तरफ से ईद मुबारक कहूँगा, और जो जवान हमारे फील्ड में भी हैं आज जहाँ पे सबकी छुट्टियाँ हैं, छुट्टियाँ मना रहे हैं, हमारे लोग इस वक्त ड्यूटी पे हैं, और उनको भी मैं सबको ईद मुबारक विश करूँगा, उनकी फैमिलीज़ को। और भी मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी अल्लाह ताला ने हमें दी है कि हम लोगों की खिदमत कर सकें, हम लोगों की ज़िंदगियाँ बचा सकें। और कहते हैं जिसने एक ज़िंदगी बचाई गोया उसने पूरी इंसानियत को बचाया। तो इसी जज्बे के साथ सब काम करते हैं। हम सब हमारे लिए भी दुआ कीजिए, और सबसे मैं कहूँगा कि स्टे सेफ, अपना महफूज रहिए, हिफाजत के साथ और आहिस्ता गाड़ी या जो भी आप ड्राइव कर रहे हैं मोटर बाइक वो चलाएँ। और बाकी कोई भी चीज़ ऐसी कोई जगह पे जहाँ पे जा रहे हैं आप तैरने के लिए या कोई आप पिकनिक मनाने चाह रहे हैं दरिया में या कहीं और, वहाँ पे अपने आप को महफूज रखें ताकि रेस्क्यू को आपको बुलाने की ज़रूरत ना पड़े। हम 24 घंटे आपकी मदद के लिए मौजूद हैं, लेकिन प्लीज़ डू नॉट रिस्क योर लाइफ। एहतियात ज़रूरी है, एहतियात ज़रूरी है। डू नॉट रिस्क योर लाइफ। आपने देखा ईद का आज खुसूसी प्रोग्राम, ईद की खुसूसी जो नशरियात है हम आपके लेके आए, और इस वक्त हम मौजूद हैं ईद के इस मौके के ऊपर डॉक्टर रिजवान हसीब साहब के साथ, और SQ 1112 के जो हेड ऑफिस है वहाँ पर लाहौर के अंदर मौजूद हैं। और उन्होंने बताया, दिखाया कि किस तरह और कितने विजिलेंट तरीके से जो है वो हमारी सर्विस ऑलरेडी काम कर रही है। तो हम उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं और बड़े ऑप्टिमिस्टिक हैं सारी चीज़ को लेके कि ये सर्विस इंशाल्लाह यूँ ही जारी रहेगी, बल्कि इससे भी ज़्यादा और तरक्की करेगी, फैलेगी, फूलेगी। और हम ये भी कोशिश करेंगे इनके पास मौसूल होने वाली जो कॉल्स हैं उसका दौरानिया या उसकी ड्यूरेशन या उसकी फ्रीक्वेंसी भी कम हो। लेकिन ये तब मुमकिन होगा जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करेंगे, आप करेंगे, मैं करूँगा, और उसी तरह करेंगे जिस तरह डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं। बहरहाल ईद की खुशियाँ एक मरतबा फिर बहुत मुबारक। अब तक इतना ही, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।